स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Today we are going to continue our chapter 17. In 17 this is part 7 and I think this will be our final part of chapter 17. So let's start. Some other members of the solar system. Till now we have studied about our solar system and some planets are in our solar system we have studied. हमारे जो है सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं या फिर जो सन वगैरह है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम जो है स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो अब है हमारे सोलर सिस्टम में और जो मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, डिटेल लेंगे। देर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। दे आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। वो भी हमारे सोलर सिस्टम की मेम्बर्स है। सिर्फ प्लैनेट्स, सेटेलाइट्स या सन से हमारा सोलर सिस्टम नहीं बनता है, और भी अदर बॉडीज़ है जिनसे हमारा सोलर सिस्टम कंबाइन होकर बनता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। अब उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ एस्ट्रॉइड्स। सो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड जो छोटे तारे होते हैं उनको हम बोल सकते हैं एस्ट्रॉइड्स, या जो है हमारे स्पेस के अंदर कुछ जो है रॉक्स जैसे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं उनको भी एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। देयर इज़ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उनके बीच में बहुत जो है डिफरेंस है, गैप है, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्स का ऑर्बिट है और ये जुपिटर का ऑर्बिट है, इसके बीच में काफ़ी गैप है। दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और बहुत सारी छोटी छोटी जो है ऑब्जेक्ट्स हैं इस ऑर्बिट के बीच वाले गैप में, जो कि सन के अराउंड जो है रोटेट करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। और ये जो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉइड बोला जाता है। और इनसे एक बेल्ट जैसी फॉर्म होती है, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। मैंने आप जो है लास्ट टाइम इसके बारे में कुछ बताया था, थोड़ा सा जिक्र आया था। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। और इनको हम जो है बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। अगर सिंपल नॉर्मल टेलीस्कोप यूज़ करेंगे तो सिर्फ जो है धुएं जैसा और धूल जैसा कुछ हमको दिखेगा, ईजीली है क्लियरली विजिबल नहीं होगा ये। सो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक गैप है, उस गैप के बीच में जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स है, रॉक जैसे पार्टिकल्स हैं और जो है डस्ट जैसे पार्टिकल्स वहाँ पे एक मूव करते हुए मिल जाएंगे। और ये है पार्टिकल्स हैं, यही बॉडीज़ है, ये क्या होती है, एस्ट्रॉइड कहलाती है। और इनसे मिलकर एक बेल्ट बना हुआ है हमारे जो है मार्स जो है, जो कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को अलग करता है। इसको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स है, कॉमेट्स को हिंदी में बोला जाता है धूमकेतु, अगर नाम सुना है। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम के मेम्बर्स होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और बहुत जो है एक ज़्यादा ही एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एलिप्टिकल मतलब टेढ़ा सा, मतलब एकदम राउंड नहीं, जो है एलिप्टिकल शेप जो होती है उसके और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते सन के अराउंड। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। लेकिन उनके जो है रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का टाइम पीरियड होता है, वो बहुत लंबा होता है। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। और जनरली है कॉमेट कैसा दिखता है, एक जो इसका हेड है वो ब्राइट सा होता है, चमकीला होता है, और इसकी एक लॉन्ग सी टेल चीज़ें हमको दिखाई देती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। और जैसे जैसे सन के पास आता है इसकी जो टेल की लंबाई है वो बढ़ती जाती है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। और हमेशा उसकी जो टेल होती है वो सन से दूर की तरफ जो है डायरेक्टेड होती है, उसकी तरफ दिखाई दे रही होती है, सन से दूर की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर ये कॉमेट माने तो ये कॉमेट का हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, और ये टेल है सन की जो है सन से दूर जाती हुई दिखाई देती है, अदर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ कॉमेट। कॉमेट की अलग अलग पोजीशन है, वो यहाँ पे हमको शो करी हुई है। अब देखो ये इलेप्टिकल पाथ है एक, और इसमें जो है सन के अराउंड चक्कर लगाता है। और ये है इसका, ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये फिक्स होता है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इलेप्टिकल होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको सन के पास वापस आने में। सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट। अब कॉमेट्स के बारे में कुछ सुपरस्टिशंस हैं।
Some people think that comets are messenger of disasters such as wars, epidemic and flood. पुराने टाइम पे लोगों का सोचना था कि जो है इस कॉमेट्स के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास होते थे लोगों को. सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास. तो बहुत अंधविश्वास लोगों को होते थे कॉमेट्स के बारे में. वो उनको लगता था कि जो कॉमेट्स हैं वो डिज़ास्टर के मैसेंजर्स हैं. मतलब अगर कॉमेट्स आ रहे हैं मतलब कोई ना कोई बुरी चीज़ होने वाली है, जैसे कि कोई वॉर हो जाएगा, कोई महामारी फैल जाएगी या बाढ़ आ जाएगी. उनको लोगों को ये लगता था, पुराने लोग थे उनको ये लगता था. बट दीज आर ऑल मिथ्स. लेकिन ये सारे के सारे मिथ हैं, झूठी बातें हैं. एंड सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास है. अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. और जो कॉमेट दिखाई देता है उसका अपीयर होना एक बहुत ही कॉमन सा नेचुरल सा फिनोमेना है. वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट. और हमको डरने से ऐसी कोई बात नहीं इससे. अब यहाँ पे जो है मेटियर्स के कॉमेट्स के बारे में एक पैराग्राफ और है जो यहाँ पे मिस हो गया है. लेट मी रीड इट फॉर यू. मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली. और कई कॉमेट से हमको हमारी अर्थ से जो है एक लंबे टाइम के बाद ज़रूर दिखाई देते हैं. वन सच कॉमेट इज़ हेलीज़ कॉमेट. और ऐसा ही एक कॉमेट है हेलीज़ कॉमेट, हेली का कॉमेट, विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स. जो कि हमारी अर्थ से हमको हर 76 ईयर्स में दिखता है. मतलब हर जो है 76 साल बाद ये वापस राउंड लगा के आता है. इट वॉज़ लास्ट सीन इन 1986 में हमको दिखा था. तो अब जो है 1986 के बाद अगर आप 76 ईयर्स काउंट करते हो तब ये जो है दिख जाएगा. कैन यू टेल व्हेन हेलीज कॉमेट विल बी विजिबल अगेन. तो क्या आप बता सकते हो कि हेलीज का कॉमेट है वो फिर से कब दिखाई देगा. तो अगर हम इसको काउंट करें तो आई थिंक ये हमको 2062 के अंदर जो है दिखेगा. नेक्स्ट इज़ मिटियोर्स एंड मिट्रॉइड्स. सो मिटियोर्स और मिट्रॉइड्स क्या होते हैं. मिटियोर्स को हिंदी में बोला जाता है उल्का, एंड मिट्रॉइड्स को बोलता है उल्का पिंड या टूटता तारा भी जिसको हम बोलते हैं, जो हमको रात को दिखते हैं टूटते हुए तारे जिसको हम बोल सकते हैं. एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई. अब जब कई बार जो है एकदम आसमान साफ़ होता है, चांद भी नहीं होता है, क्योंकि जब चांद होता है तब उसकी रोशनी तेज़ होती है. अगर फुल मून हुआ या फिर जैसे ब्राइट मून हुआ तब यू मे सी सम ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई. और जब मून नहीं है उस रात हम कुछ चमकीली जो है चमक सी हम आसमान में देख सकते हैं. दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स. इनको हम नॉर्मली शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, टूटते तारे बोलते हैं. ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, भले ही वो स्टार्स नहीं लेकिन बोलने में जाता है कि हाँ ये शूटिंग स्टार्स हैं. दे आर कॉल्ड मिटियोर्स. इनको क्या बोलते हैं, मिटियोर्स बोलते हैं. A meteor is usually a small object that occasionally enter the Earth's atmosphere. अब meteor क्या होता है. meteor एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो कई बार क्या होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर घुस जाता है, एंटर कर जाता है. एट द टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. और जब ये एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तब इसकी स्पीड बहुत हाई होती है. द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप. और जब ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो हमको पता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ खींचता है. और जब अर्थ की तरफ खींचता है तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर में जो एयर वगैरह है या एयर पार्टिकल्स वगैरह है उनसे जो है ये मेटेरियल है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जनरेट होती है, फ्रिक्शन जनरेट होती है. और उस फ्रिक्शन की वजह से जो है वो क्या करता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, जलने सा लगता है. इट ग्लोज एंड एवेपरेट क्विकली. और इसकी वजह से जल्दी से ये जो है चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है और बहुत जल्दी ये एवेपरेट हो जाता है. एवेपरेट होना मतलब तो गायब हो जाता है. दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. इसीलिए जो इसकी जो एक चमकीली सी जो चमक होती है, लकीर सी जो दिखती है चमकती हुई, वो बहुत छोटे टाइम के लिए दिखती है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमको नहीं दिखती है. हाँ अगर मेटेरियल बड़ा होगा तो हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक दिख सकती है. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. कुछ meteors होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो पूरी तरह से ये जो है evaporate नहीं हो पाते, ख़त्म नहीं हो पाते हैं और अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं. The body that reaches the earth is called a meteoroid. और जो बॉडी है meteors की, जो बॉडी है अर्थ तक पहुंच जाती है उसको हम बोलते हैं meteoroids. Meteoroids help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. अब meteoroids हैं मतलब meteor है वो आसमान में रहता है, लेकिन जब अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, अर्थ के हमारे यहाँ तक पहुंच जाता है, तब उसको हम बोलेंगे meteoroids. सो meteoroid है, उनकी वजह से जो साइंटिस्ट है पता लगा पाते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम बना है वो कौन से मटेरियल से बना है, किस टाइप के मटेरियल से जिनसे हमारा सोलर सिस्टम बना है. ये इन meteoroids की बारे में और देखने समझने पर पता चल सकता है. मीटियोर शावर्स. अब मीटियोर शावर्स क्या होते हैं.
When the Earth crosses the tail of a comet, swarms of meteors are seen. जब हमारी जो अर्थ है एक कॉमेट के टेल से क्रॉस होती है, मतलब जब कोई कॉमेट है वो गुजर रहा होता है और उसकी टेल से हमारी अर्थ से गुजरती है, तब एक है जो है meteors का पूरा एक ग्रुप है. Swarms मतलब पूरा ग्रुप जो होता है वो दिखाई देता है. These are known as meteor showers. और इसको हम क्या बोलते हैं? meteor showers बोलते हैं. बहुत सारे टूटते तारे हमको एक साथ दिखाई देते हैं, उसी को हम meteor shower बोलते हैं. Some meteor showers occur at regular intervals each year. कुछ meteor showers है हर साल कुछ जो है regular intervals पे होते हैं, मतलब होंगे ही. You can find the time of their appearance from the scientific magazine or from the internet. अभी कब दिखेंगे कब होंगे इसके बारे में या तो आप साइंटिफिक मैगजीन से पता लगा सकते हो, इंटरनेट से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये कब है, आपके रीजन के अंदर meteor shower कब दिख सकता है या कब होता है, ये आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. सो नेचुरल सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करते रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से. सो वो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स. अब हम बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की. अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट्स है, वो है मून, जबकि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हमने लॉन्च किए अब तक. You must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the earth. आपने सुना होगा अर्थ के बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में जो है अराउंड अर्थ के अराउंड जो एक ऑर्बिटल पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं. You might wonder how artificial satellite are different from natural satellite. अब artificial satellite और natural satellite में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया कि नेचुरल है वो नेचर ने बनाया है और आर्टिफिशियल है वो ह्यूमन ने बनाया है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड. आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो इंसानों ने बनाया है. दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं, अर्थ से स्पेस में भेजे जाते हैं. दे रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून. और अर्थ के अराउंड है बहुत चांद से भी ज़्यादा नज़दीक रहकर ये अर्थ के अराउंड जो है मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. मतलब चांद थोड़ा दूर है, उससे पहले जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ की चारों तरफ. इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इंडिया ने अब तक बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हैं और लॉन्च किए हैं. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. और आर्यभट्ट था पहला इंडियन सैटेलाइट था. आर्यभट्ट साइंटिस्ट थे, इनके बारे में डिटेल्स आई थी पहले. सो इनके नाम पर हमारा पहला सैटेलाइट का नाम रखा गया था आर्यभट्ट. Some other Indian satellites are INSAT, IRS, कल्पना फर्स्ट, एड्यूसेट एट्सेट्रा. उसके अलावा आर्यभट्ट के अलावा कुछ और सैटेलाइट्स के नाम हैं INSAT, IRS, कल्पना फर्स्ट, एड्यूसेट एट्सेट्रा. ये सब जो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च किए, इंडिया ने बनाया है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, बहुत सारे काम हैं इनसे लिए जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट से. दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर. वेदर फोरकास्टिंग में काम आता है, मतलब वेदर की रिपोर्ट वगैरह जो है, या फिर बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, क्या आने वाला है, ये सब जो है वेदर के बारे में पहले ही बता सकते हैं सैटेलाइट की हेल्प से. ट्रांसमिटेड टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल. रेडियो सिग्नल और टेलीविज़न सिग्नल है वो सैटेलाइट की हेल्प से ही ट्रांसमिट होते हैं. मतलब आप जो है लाइव मैच देख पाते हो, किसकी वजह से देख पाते हो? सैटेलाइट्स की वजह से. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग और टेलीकम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट काम में आते हैं. आप फ़ोन कर पा रहे हो इस टाइम अपने मोबाइल फ़ोन से, है किसी को कॉल कर पा रहे हो सैटेलाइट की वजह से कर पा रहे हो, मैसेज कर पा रहे हो सैटेलाइट की वजह से कर पा रहे हो, अगर इंटरनेट चला पा रहे हो तो वो भी सैटेलाइट की वजह से ही है. उसके अलावा रिमोट सेंसिंग मतलब घर बैठे आप किसी और चीज़ के बारे में, कहीं और चीज़ कोई है उसको लोकेट कर सकते हो, तो वो भी आप सैटेलाइट की हेल्प से ही कर सकते हो. I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. remote sensing का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी जगह की, दूर वाली जगह की जो है इन्फॉर्मेशन एक दूसरी जगह बैठ के इजीली कलेक्ट कर सको, तो वो रिमोट सेंसिंग है. सो इंटरनेट के अंदर हम यही करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हम एक जगह रहकर किसी दूसरी जगह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं. सो वी हैव अ पिक्चर सम इंडियन सैटेलाइट्स. कुछ इंडियन सैटेलाइट्स की पिक्चर है हमारे पास. ये फर्स्ट पिक्चर है आर्यभट्ट की है, एंड इनमें से सम आर एड्यूसेट, इनसेट दैट आर. सो ये सारे जो है इंडियन सैटेलाइट्स हैं. सो यहाँ है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर 17 हमारा आज फिनिश हो रहा है. सो इसके जो है नेक्स्ट इसके जो एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ सर्च करने क्वेश्चंस, इसके MCQ वगैरह जो है ये खुद फिल करने, ताकि आपको पता चल जाए, आपका खुद का प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कितना समझ में आया, कितना, और आपको दोबारा देखना पड़ेगा. सो डू दिस एक्सरसाइज इन होमवर्क. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.